हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सो इन द प्रीवियस क्लास सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमारा टॉपिक जो था चल रहा था, हमने उसमें डिफरेंसेस स्टार्ट किए थे। फर्स्ट डिफरेंस हमने डिस्कस किया था, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, हमने डिफरेंस कंप्लीट किया था। देन उसके बाद हमने सेकंड डिफरेंस भी कंप्लीट किया था, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। यहां तक हमने सारा डिस्कस कर लिया था। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट जो डिफरेंस हमें डिस्कस करना है, प्लीज, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज अग्रीमेंट। आवाज आ रही है मुझे? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज अग्रीमेंट। नाउ सेल तो हमें पता है, व्हाट इज हायर परचेज? हायर परचेज क्या होता है, इसको सबसे पहले हमें डिस्कस करना है। व्हाट इज एन हायर परचेज, व्हाट इज अ हायर परचेज अग्रीमेंट, फिर हम इसका डिफरेंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को क्या, इवन जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वर्किंग है, उन्हें भी ढंग से नहीं मालूम है, राइट? बैंक्स में जाओ तो बैंक वालों को भी कई बार नहीं मालूम होता इसका मीनिंग ढंग से। सो व्हाट इज हायर परचेज एग्रीमेंट? किसी ने सुना है ये हायर परचेज एग्रीमेंट? सुना है किसी ने? व्हाट इज हायर परचेज? हायर परचेज होता क्या है? व्हाट इज हायर परचेज? एनीवन? कुछ भी सुना हो, गलत सलत कुछ भी, मैं एक बार देखना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या कुछ सुना हो। हाँ जी, अच्छा, कुछ सुना है इसके बारे में? अच्छा, युशिका, व्हाट इज हायर परचेज? अच्छा, सुना है? नहीं। नकुल बाबू, आज मूड ठीक है? खराब है? क्या हो गया? पेंटिंग तो बन गई, मूड ज्यादा खराब है। आज इससे बात नहीं करेंगे हम, इसका मूड खराब है। ठीक है, जब तेरा मन करेगा फिर बात करियो, है ना? जब मूड ठीक हो फिर बात करियो। हाँ, यस। By making the use of it। अच्छा, ओके। बीकॉम वाला, किसी ने बीकॉम शीकॉम में कुछ पढ़ा? बीकॉम में पढ़ा था, पता चल रहा है। और कोई? हाँ, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? अच्छा, प्लीज, और कोई अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता? हायर परचेज बाजी? नहीं? सोनीपत पानीपत? नहीं? डॉली पार्ट 1 पार्ट 2? नहीं? पीछे कोई? सुशील कुमार, चश्मा कहाँ है भाई तेरा? चश्मा टूट गया? छूट गया? कहाँ छूट गया? कह रहा था आज नहीं जाना। ऐसी कौन सी जल्दबाजी कर रहा था, नालायक? चलो, तेरे को अजीब सा नहीं लगा अपने आप में कि कुछ भूल रहा हूं मैं? ना हो, जिनको चश्मे लगे, इट इज जस्ट लाइक क्लोथ्स, इट इज अ पार्ट ऑफ क्लोथ्स। चलो कोई नहीं, है ना? अगर चश्मा लगा हो, अगर नहीं पहना हो ना, अपने आप को ही यूं लगता है कुछ तो मिसिंग है भाई साहब, है ना? हाँ जी, प्लीज। अच्छा, चलिए अब मेरी बारी, ध्यान सुनेंगे। हायर परचेज, जितना भी जिन्होंने भी आंसर दिया वो आधा आंसर है, और बेसिकली अगर मैं इसे जज करूं 5 में से तो 1 नंबर रॉन्ग आंसर है, कंप्लीट आंसर है ही नहीं। व्हाट इज हायर परचेज? हायर परचेज अग्रीमेंट जो है, पहली बात तो ये हायर का एग्रीमेंट नहीं है, ये समथिंग एल्स, राइट? हायर परचेज अग्रीमेंट क्या है? सबसे पहली बात, इसका एक सेपरेट एक्ट है। दिस अग्रीमेंट इज गवर्न्ड बाय हायर परचेज एक्ट 1972। लिखना मत कुछ भी, अभी सुनो पहले।
एक एक्ट है जिसका नाम है हायर परचेज एक्ट। ये जो कंसेप्ट है हायर परचेज का, ये हायर परचेज अग्रीमेंट का, ये उस एक्ट से गवर्न होता है, यानी इसका अपना एक सेपरेट एक्ट है, राइट। सबसे पहली बात, वो डिफरेंस में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन व्हाट इज हायर परचेज? हायर परचेज क्या है? ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम हायर अग्रीमेंट, रेंट अग्रीमेंट। इट इज नॉट रेंट, इट इज नॉट रेंट ओनली, ठीक है। हायर परचेज अग्रीमेंट क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दो चीजें होती हैं। क्या होती है? गुड्स आर, लिखना मत, गुड्स आर लेट ऑन हायर, एंड, बहुत बड़ा एंड लिखना, गुड्स आर लेट ऑन हायर एंड हायरर, प्लीज, हायरर कौन है अभी हम बात करेंगे, गेट्स एन ऑप्शन, गेट्स एन ऑप्शन। ये लीगल लैंग्वेज बता रहा हूं कि व्हाट इज एन हायर परचेज एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर हायर परचेज एक्ट। गुड्स आर लेट ऑन हायर एंड द हायरर गेट्स एन ऑप्शन टू परचेज the goods, hirer gets an option to purchase the goods as per agreement। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, कौन सी वाली? गुड्स आर लेट ऑन हायर एंड हायरर गेट्स एन ऑप्शन टू परचेज द गुड्स एज पर अग्रीमेंट। इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, only then we can say such agreement is a hire purchase agreement। अब ये क्या है इसको तो बाद में बात करते हैं। आप एक बात बताओ, अगर हम कोई चीज किराए पे लेते हैं, कोई भी चीज किराए पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं, हम घर किराए पे लेते हैं, हम और कोई चीज किराए पे लेते हैं, तो वो सिर्फ रेंट अग्रीमेंट होता है, वो हायर अग्रीमेंट होता है, दैट इज नॉट हायर परचेज। उसमें होता क्या है? सर एक समय के लिए हम चीज यूज करते हैं, उसके लिए किराया देते हैं और वो चीज वापस हम दे देते हैं। क्या वो चीज हमारी हो जाती है? पहली बात। दूसरा, हायर परचेज को भी गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। मैक्सिमम बच्चों ने, जिन्होंने थोड़ा बहुत आगे बताया, उन्होंने बोला कि सर एक समय के बाद ऑनरशिप आ जाती है, ऐसा जरूर नहीं है। टर्म क्या है? ऑप्शन। तो हायर परचेज अग्रीमेंट क्या है? अगर ये दोनों टर्म्स उस अग्रीमेंट में है, तभी वो अग्रीमेंट क्या है? हायर परचेज है। पहली टर्म क्या है? गुड्स आर लेट ऑन हायर, यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स हायर पे दे रही है। सिर्फ हायर पे नहीं दे रही है, साथ में ये कंडीशन भी है कि जो पार्टी गुड्स को हायर पे ले रही है उसके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि वो उन गुड्स को खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, ना खरीदना चाहे तो वापस भी कर सकता है। ये दोनों चीजें उस पर्सन के पास है जिनको वो गुड्स कहां पे मूव हुए हैं? हायर पे मूव हुए हैं। उस पार्टी को हम बोलते हैं हायरर। द पर्सन जो कि हायर पे ले रहा है उसे हम यहां क्या बोल रहे हैं? हायरर। और जो पर्सन गुड्स को हायर पे देता है उसे बोलते हैं हायर वेंडर। टर्म क्या यूज होती है? हायर वेंडर। देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड, हायर वेंडर एंड हायरर। तो हायरर के पास ऑप्शन है कि वो एज पर अग्रीमेंट अगर परचेज करना चाहता है तो परचेज कर सकता है। अगर वो उस ऑप्शन को अवेल करना चाहे तो अवेल भी कर सकता है। अगर उस ऑप्शन को वो ना यूज करना चाहे, यानी परचेज की ऑप्शन को करना चाहे या ना करना चाहे, ये टोटली किसके ऊपर है? उस हायरर के ऊपर है। तो सर अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तभी वो अग्रीमेंट क्या कहलाया जाएगा? हायर परचेज। अगर ये ऑप्शन नहीं लिखी हुई है तो वो सिर्फ कौन सा अग्रीमेंट होगा? हायर अग्रीमेंट होगा या रेंट अग्रीमेंट होगा, वो हायर परचेज अग्रीमेंट नहीं होगा। ह्यूज डिफरेंस इज देयर। तो ये किससे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये हायर एग्रीमेंट है या हायर परचेज अग्रीमेंट है? सर वो अग्रीमेंट को पढ़ के पता चलेगा कि उस अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज ने क्या डिसाइड किया है।
क्या पॉइंट समझ आता है? व्हाट इज हायर परचेज अग्रीमेंट? तो हायर परचेज गवर्न बाय, उसका अपना सेपरेट एक्ट है, हायर परचेज एक्ट, राइट? तो हायर परचेज अग्रीमेंट इज गवर्न बाय हायर परचेज एक्ट। हायर परचेज अग्रीमेंट कहता क्या है? सर, गुड्स आर लेट ऑन हायर एंड हायरर गेट्स एन ऑप्शन टू परचेज द गुड्स। ऑप्शन है, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। ये चीज बताते ही नहीं बच्चे। बच्चे क्या बताएंगे? उनको टीचर ने नहीं बताया। ऑप्शन है ये। अगर ये वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट अग्रीमेंट में नहीं लिखा, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिखा है, तो वो कौन सा अग्रीमेंट होगा? हायर अग्रीमेंट। तो वो कौन सा अग्रीमेंट होगा? रेंट अग्रीमेंट। तो हमें कैसे पता चलेगा? पढ़ के पता चलेगा। ये चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज हायर परचेज, व्हाट इज हायर परचेज एंड व्हाट इज नॉट, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। आप लोग जो बीकॉम कर रहे हो ना बच्चे, बीकॉम कर रहे हो, उसमें अकाउंटिंग जब आप बीकॉम में पढ़ते हो तो उसमें एक आता है हायर परचेज। उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है हायर परचेज, कंसाइनमेंट हायर परचेज, राइट? तो उस हायर परचेज में क्या होता है? उस हायर परचेज का कंसेप्ट क्या है? मशीनरीज, ठीक है? एक पर्सन है ए जिसके पास एक मशीनरी है, एक पर्सन है बी जिसको ये मशीनरी की जरूरत है। तो ए क्या कर सकता है? ए बी को ये मशीनरी रेंट पे दे सकता है। किस पे दे सकता है? रेंट पे। तो वो रेंट अग्रीमेंट है। दूसरा क्या हो गया? सर, रेंट पे दे सकता है और साथ में वो बी को ऑप्शन दे सकता है कि अगर तू इस मशीनरी को खरीदना भी चाहता है तो खरीद भी सकता है। अगर ये अग्रीमेंट करते वक्त डिसाइड हो गया तो ये अग्रीमेंट क्या बन गया? हायर परचेज। नाउ बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ बी वेदर ही वांट्स टू परचेज और ही डज नॉट वांट टू परचेज। अगर ये कंडीशन, फिर बोल रहा हूं, ये लॉ है, ये नहीं कि हमने कुछ भी सुन लिया, सोच लिया, सब कुछ वही बन जाएगा, राइट? देयर इज अ थिन लाइन ऑफ, मैं बता रहा हूं, अभी मैं बैंक का फ्लॉ बताऊंगा, बैंक्स की कमी बताऊंगा, बैंक वालों को भी नहीं पता ना लायक को, ठीक है? तो सर यहां पे दिस इज हायर परचेज अग्रीमेंट इफ गुड्स आर लेट ऑन हायर एंड हायरर गेट्स एन ऑप्शन। हायरर को ऑप्शन दी गई। ऑप्शन कौन दे रहा है? हु विल गिव द ऑप्शन? हायर वेंडर दे रहा है। हायर वेंडर, अपनी चीज तो उसकी है ना, ठीक है? वो दे रहा है ऑप्शन कि भैया तू एक समय के बाद इसको खरीदना चाहे तो खरीद भी सकता। अब उसके क्या पैसे होंगे क्या नहीं, वो हमें नहीं पढ़ना, वो तो उनकी आपस में जो भी होगी। लेकिन अगर ये ऑप्शन अटैच्ड है उस अग्रीमेंट में, तभी वो अग्रीमेंट क्या है? हायर परचेज अग्रीमेंट है। अगर ये ऑप्शन अटैच्ड नहीं है तो वो सिर्फ हायर अग्रीमेंट है, वो सिर्फ रेंट अग्रीमेंट। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, ये पता कैसे चलेगा? हम प्राइमा फेसी किसी भी अग्रीमेंट को हायर परचेज बोल देते हैं, ऐसे कैसे? भाई आप खुद सोचो, आपने अपना घर किसी को रेंट पे दिया है, क्या आपने साथ में ऑप्शन दे दिया कि यार वो फ्लैट तू खरीदना चाहे? नहीं दी ना। अगर दोगे तभी होगा। लॉ है ये। फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑप्शन है। ऑनरशिप ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। वो हायरर के ऊपर है कि वेदर वो अवेल करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। क्या ये पॉइंट समझ आता है? और मैं इसका लाइव एग्जांपल बताता हूं हायर परचेज का। अब नहीं है, थोड़े टाइम पहले था। आपने कैब सुनी होगी, ओला कैब, उबर कैब सुनी है? उससे पहले फेमस कौन सी होती थी? मेरू कैब। बहुत चलती थी मेरू कैब। मेरू कैब के टाइम की बात बता रहा हूं। मेरू कैब में होता क्या था? सारी की सारी जो गाड़ियां होती थी ना, वो मेरू कैब वालों की होती थी, ठीक है जी? जो वो ड्राइवर होते थे ना, ड्राइवर मतलब ये स्कीम्स होती थी। एक स्कीम क्या होती थी, ये मुझे उस ड्राइवर से ही पता चला था। उसे ये नहीं पता था कि ये चीज ये है, लेकिन उसने बताया मुझे कि सर क्या है, हमें 7 साल के लिए गाड़ी चलाने को दी गई है। 7 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि सर आप डेली बेसिस पे हमें किराया देते रहोगे, जो भी चलाओगे एक फिक्स अमाउंट होगा, ठीक है? 7 साल तक आप हमें ये किराया दो। 7 साल के बाद अगर आप उस गाड़ी को खरीदना चाहते हो, यानी 7 साल के बाद उस गाड़ी को आप खरीदना चाहते हो, तो जितना भी उस टाइम पे गाड़ी की वैल्यू होगी उसका कुछ अमाउंट हमें और दे देना। गाड़ी किसकी हो जाएगी? ड्राइवर की हो जाएगी। ये कंडीशन उन्होंने लगाई थी। इसका मतलब वहां पे ये कंडीशन लगाने से वो अग्रीमेंट क्या हो गया? हायर परचेज। वो 7 साल के बाद वो ड्राइवर उस कैब को खरीदना चाहता है या नहीं चाहता, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट ड्राइवर। इसका मतलब क्या होगा? जब गाड़ी उसकी हो जाएगी, यस और नो, तो वो डेली वाला जो किराया है
वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर कुछ और स्कीम आएगी, ही विल बिकम द ऑनर ऑफ द कार। बट ऑप्शन किसको अवेल करनी है, उसको। ऑप्शन अगर दे रखी है तब वो है, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में तो वैसे ही जो ओला और उबर है, उन्होंने तो अपनी खुद की गाड़ी अपनी होती है। ओला और उबर में गाड़ी उबर वालों की नहीं है, ओला वालों की नहीं है, गाड़ी किसकी है, उसी की है, ड्राइवर की। लोगों ने डाल रखी है गाड़ियां। बात समझ आ रही है? तो मतलब फैक्ट समझना बहुत जरूरी है। आप एक ही चीज को सब पे नहीं चेप सकते। दिस इज हायर परचेज अग्रीमेंट, ये लीगली दिस इज हायर परचेज अग्रीमेंट। रियल लाइफ में कैसे पता चलेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे देखते नहीं पता चल जाएगा ये हायर परचेज है। अग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा। एंड हायर परचेज की एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है, ये जो अग्रीमेंट है इट इज ऑलवेज इन राइटिंग। ये हमेशा किस में होता है, राइटिंग में होता है। हायर परचेज एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। वेयर इट इज रिटन इन हायर परचेज एक्ट। उस एक्ट में लिखा है कि जो हायर परचेज का अग्रीमेंट होगा ये ऑलवेज क्या होगा, राइटिंग में होगा। हमने सर कहीं पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मैंडेटरी या राइटिंग में होगा? आंसर इज नो, इट कैन बी इन राइटिंग, इट कैन बी इन ओरल। तो हायर, क्योंकि हायर परचेज बड़ा डेलिकेट है ना, तो इसलिए बोला ये राइटिंग में करो। क्या राइटिंग में करो, ऑप्शन दो उसको। अब फिर ऑप्शन के बाद सिर्फ ऑप्शन ही नहीं होगी ना, उस एग्रीमेंट में और एक्सप्लेनेशन होंगी। क्या एक्सप्लेनेशन होगी कि गाड़ी की वैल्यू क्या होगी 7 साल बाद, ये सब लिखना पड़ेगा ना, क्लैरिटी आएगी ना, तभी तो वो आपस में कंसेंसस बनाएंगे। अदरवाइज कैसे कोई मान लेगा। और उसके बाद भी ऑप्शन किसको दिया है, हायरर को। भाई तू खरीदना चाहे तो खरीद, नहीं खरीदना चाहे तो मुझे वो गुड्स वापस कर दिए। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज हायर पर, जिसने भी जहां पे भी पढ़ा है ना, वो आधा ही पढ़ा होता है, पूरा आपको समझना बहुत जरूरी है। एंड यहां पे अगर बात बताओ, जहां ऑप्शन लग गई, ठीक है, ऑप्शन लग गई, तो क्या वहां वो खरीदेगा ये जरूरी है? आंसर इज नो। वो खरीदे या ना खरीदे ये किसके ऊपर है, हायरर के ऊपर। इसका मतलब वो जब चाहे उन गुड्स को वापस भी कर सकता है। क्या ये पॉइंट समझ आते हैं? दैट इज हायर परचेज अग्रीमेंट, राइट नाउ। अब जब तक वो ऑप्शन अवेल नहीं करता, जब तक वो ऑप्शन, और ऑप्शन कब अवेल करनी है सर, ये टाइम पीरियड कौन डिसाइड करेगा? वेंडर, हायर वेंडर एंड हायरर मिलकर डिसाइड करें। भाई 2 साल तक, 3 साल तक, जैसे मैंने उसमें उबर में 7 साल बताया, ये डिसाइड किया होगा ना उन्होंने। इसका मतलब जब तक वो टाइम पीरियड चल रहा है तब तक उस टाइम पीरियड में सर उसको, किसको, हायरर को, हायर वेंडर को क्या देने पड़ेंगे? चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसे हम बोलेंगे हायर चार्जेस। से बोला जाएगा हायर चार्जेस। एंड जब वो ऑप्शन अवेल कर लेगा तो उसके बाद वो हायर चार्जेस पे नहीं, क्यों नहीं पे करेगा? क्योंकि ही बिकम्स द ऑनर। सर क्या वो कुछ पैसे भी देगा? वो तो सर उनकी इंटरनल बात है, ऑब्वियस देगा, देगा नहीं देगा क्या होगा वो तो उनकी बात है। बट हायर चार्जेस का मतलब जब तक वो गुड्स को यूज कर रहा है, ठीक है, तब जब तक वो ऑनर नहीं बना है तब तक उसे पे करना पड़ेगा। और वो इंस्टॉलमेंट्स जो होंगी जो वो पे कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? हायर चार्जेस। अब ये डिफरेंस बनेंगे, बट पहले कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरा क्वेश्चन है, अपने आप ईमानदारी से, समझदारी से बताना, कॉमन सेंस से। एक बात बताओ, जब तक वो परचेज की ऑप्शन अवेल नहीं करता तब तक उन गुड्स का पोजेशन हायर वेंडर से किसके पास रहेगा? हायरर के पास रहेगा। क्या ऑनरशिप हायरर के पास रहेगी? नहीं, ऑनरशिप हायरर के पास नहीं रहेगी। प्लीज समझना, ध्यान से सुनना। ऑनरशिप किसके पास रहेगी? हायर वेंडर के पास। पोजेशन किसके पास ट्रांसफर होगा? जब तक हायरर के पास ट्रांसफर ही नहीं होगा यूज कैसे करेगा? ओनली पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, ऑनरशिप इज नॉट। और हमने पढ़ा था रिस्क फॉलोज द ऑनरशिप। अगेन ध्यान से, इसका मतलब रिस्क भी किसका रहेगा? हायर वेंडर का। लेकिन याद है वहां पे मैंने एक्सेप्शन बताई थी, अगर उसके डिस्ट्रक्शन में हायरर का कोई फॉल्ट होगा तो रिस्क किसका हो जाएगा? फिर आपने जो बोला था ना रिस्क हायरर का होगा, ये जनरल रूल नहीं है। इट विल फॉल इन एक्सेप्शन एज अ जनरल रूल। भाई हम गलत नहीं पढ़ सकते ना। रिस्क फॉलोज द ऑनरशिप। इफ द ऑनरशिप इज विद द हायर वेंडर देन रिस्क इज ऑल्सो विद द हायर वेंडर। हाउएवर, मैंने इसीलिए एक्सेप्शन पहले आपको सिखा दी थी, फॉल्ट डिसाइड होगा,
लॉजिक समझ आ रहा है? फॉल्ट अगर हायरर का है उसमें, भाई हायरर ने एक्सीडेंट कर दिया गाड़ी का, तो रिस्क भी किसका रहेगा? फिर हायरर का रहेगा। लेकिन अगर रात को हायरर ने एक जगह पे गाड़ी खड़ी करी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उसने प्रॉपर लॉकिंग की, सब सिस्टम था, लेकिन फिर गाड़ी चोरी हो गई, हो जाती है ना चोरी, तो फिर उस केस में रिस्क किसका है? लेकिन ऐसे केसेस में हायर वेंडर ने पहले ही क्या करा रखी होगी? इंश्योरेंस करा रखी। इससे बचने के लिए तो क्या कराई जाती है? इंश्योरेंस कराई जाती है। देखो सब चीजें कनेक्टिविटी होती हुई नजर आएंगी, तब मजा आएगा पढ़ने में। लो ये नहीं कि एक लाइन पढ़ ली और बस, पूरा प्रॉपर तरीके से। हायर अग्रीमेंट मजाक नहीं है। आपके दिमाग में क्या, मैं तो आप तो बहुत छोटे हो, मैं तो आपको समझता ही नहीं। मैं तो जब हम बैंक में भी जाते हैं ना, तो बैंकों में भी हम देखते हैं लोगों को पता ही नहीं है, किसी और चीज को हायर परचेज बोल देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं गाड़ी से रिलेटेड। आई होप सो इतना तो सबने सुना होगा कि जब हम कार लेते हैं या बाइक लेते हैं, या तो हम पूरा पैसा एक साथ दे देते हैं या हम इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं। तो हम इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं। तो सर जब हम इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं, ध्यान से सुनना, इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, लेट्स से इधर हम बात करते हैं मारुति सुजुकी की, और इधर एक कस्टमर है उसका। कस्टमर ने एक कार बाय की मारुति सुजुकी से, ठीक है, एंड इस कार को, इसे बोलते हैं फाइनेंस कराया। क्या कराया? फाइनेंस। बैंक के थ्रू फाइनेंस होता है। इसका मतलब होता क्या है बेटा, ध्यान से समझना है। फाइनेंस कैसे होता है? जो ये बैंक्स होते हैं ना, आपकी क्रेडिटेबिलिटी के ऊपर, ठीक है, वो क्या कर देते हैं? आपको लोन दे देते हैं। क्या देते हैं? लोन। लेट्स से आपने 10 लाख की कोई कार ली, ध्यान सुना, 10 लाख की कार ली, आपने 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दी और बाकी 7 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब होगा क्या? 7 लाख का लोन का मतलब ये 7 लाख रुपए बैंक जो है ना मारुति सुजुकी को इमीडिएटली पे कर देगा। ये 7 लाख रुपए आपके बिहाफ पे कौन पे कर रहा है? मारुति सुजुकी को। बैंक ने पे कर दिया, मारुति सुजुकी इंतजार नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बैंक मारुति सुजुकी को डायरेक्टली पे कर देगा, मारुति सुजुकी साइड पे हो गया। अब जो ये बैंक है, ध्यान सुनना, अब जो ये बैंक है इस कस्टमर से इस 7 लाख रुपए को इंस्टॉलमेंट्स में लेता रहेगा। किस में लेता रहेगा? इंस्टॉल, जिसको आप बोलते हो ईएमआई। सुना है ईएमआई? फुल फॉर्म पता है इसकी? जो जर्नल अंग्रेजी है ना, इसको जर्नल अंग्रेजी, ठीक है, जर्नल अंग्रेजी, एक आम भाषा में क्या बोलते हैं? इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, आम भाषा में। लेकिन लीगल भाषा में इजी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, इसे बोलते हैं अर्नेस्ट मनी इंस्टॉलमेंट, ठीक है, प्लीज ईएमआई बोलते हैं। तो आप ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर जो है, ये ईएमआई 7 लाख की, लेट से 10,000 15,000 महीने की जो भी बन रही है, वो किसको देगा? बैंक को देगा। ये बैंक को हर महीने जाती रहेगी। आजकल तो बैंक टू बैंक डायरेक्टली डेबिट हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस चल रहा है। अब सुनो ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना। होता क्या है, एक आरसी होती है, आरसी सुना? आरसी के बारे में सुनना ध्यान से। आरसी, आरसी का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एंड जो ये आज की डेट में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कार्ड की फॉर्म में मिलता है। कार्ड होती है, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, कार्ड होता है आरसी। देखना अपने घर में किसी के पास हो। अगर आपने लोन लिया है, अगर आपने लोन लिया है, बड़े ध्यान सुनना, अगर आपने लोन लिया है तो इस केस में आरसी की जो बैक साइड होती है उस पर डिटेल होती है। उस पर क्या होती है? डिटेल। फ्रंट पे तो आपकी डिटेल होगी, बैक साइड पे जो डिटेल होती है ना, अगर आपने लोन लिया है तो सर वहां पे एचपी लिखा होता है। वहां पे क्या लिखा होता है? एचपी, राइट। और ये एचपी तब तक लिखा रहेगा जब तक आपका लोन चलेगा। जब आप लोन रीपे कर देंगे तो आपको दोबारा अथॉरिटी में जाना पड़ेगा और इस आरसी को सरेंडर करना पड़ेगा और वो आपको नई फ्रेश आरसी निकाल के। अब क्या प्रोसेस है मुझे पता नहीं है, लेकिन जनरली यही प्रोसेस रहता है क्योंकि इनके प्रोसेस चेंज होते रहते हैं। तो ये फिर आपको नई आरसी जब देंगे ना, ये नई आरसी देंगे, ठीक है, तो उस पर ये एचपी क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, लाइन आ जाएगी, खत्म। तो अगर आपको कोई कार, अगर आपको कोई सेकंड हैंड गाड़ी या आपको सेकंड हैंड बाइक खरीदने, कुछ खरीदना है, ठीक है, तो हमेशा सबसे पहले आरसी देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? चेक किया जाता है कि क्या इसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है। वो किससे पता चलता है? इस एचपी से पता चलता है। अगर एचपी लगा हुआ है इसका मतलब अभी लोन चल रहा है। लेकिन कई लोग शेर होते हैं, लोन पे भी कर देते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कौन जाए यार, पड़ा रहने दे,
वो एक अलग बात है, लेकिन हटाना चाहिए। जब आपने लोन पे कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब एचपी लगा हुआ है ना, इसका मतलब बैंक से लोन है। अब ये जो एचपी है, इस एचपी का मतलब क्या है? गलत, यही बैंक्स बोलते हैं। इस एचपी का मतलब हायर परचेज नहीं है। यही तो मैं समझा रहा हूं, एक आम आदमी की गलती है। तुम्हारा क्या, बैंक वाले भी यही बोलते हैं, यही तो बोल रहा हूं, गलती है। ये जो एचपी लिखा हुआ है, एक बात बताओ, अगर तुम हायर परचेज बोल रहे हो, हायर परचेज का कंसेप्ट क्या पड़ा है? गुड्स आर लेट ऑन हायर। क्या यहां पे मारुति सुजुकी ने इस कस्टमर को किराए पे दिए हैं? और फिर बोल रहे ऑप्शन है टू परचेज, और नलायक को परचेज ही तो किया है, गाड़ी तो परचेज किया है ना। ऑनरशिप किसके पास है? कस्टमर के पास। फिर यही तो सिखा रहा हूं, और क्या? मैंने को पता था तुम यही बोलोगे। तुम क्या, मैंने इसे बोला, बैंक वाले भी बोलते हैं। बैंक में जाओ ना, ये एचपी हटाने, अभी बताता हूं एचपी होता क्या है। बैंक में जाओ एचपी हटाने, हाँ बस हायर परचेज हटा रहे हैं। ये हायर परचेज नहीं है। यहां पे ये जो एचपी यहां लिखा है, इसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। दिस इज नोन एज हाइपोथिकेशन, एचपी। हाइपोथिकेशन है। हाइपोथिकेशन का मतलब क्या होता है? प्लीज, हाइपोथिकेशन बेसिकली ना, आपने दो टर्म्स तो जरूर सुनी होंगी, मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताऊंगा। मॉर्टगेज सुना होगा, एक होता है प्लेज, तीसरा होता है हाइपोथिकेशन। ठीक है सर? मॉर्टगेज क्या होता है? व्हाट इज मॉर्टगेज? गिरवी रखना। प्लेज क्या होता है? गिरवी रखना। दोनों ही गिरवी रखना होते हैं। यस, मॉर्टगेज, प्लेज का मतलब नहीं हम कसम ले रहे हैं। मॉर्टगेज एंड प्लेज बोथ का मतलब है गिरवी रखना हिंदी में। डिफरेंस क्या है? व्हेन वी से वी मॉर्टगेज, इट मींस हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है। व्हेन वी से प्लेज, हमने मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है। तो ये चेक करना है ना कि गिरवी रखा क्या है। टर्म यूज हो रही है मॉर्टगेज, तो किसको? इमूवेबल को। और टर्म यूज हो रही है प्लेज, तो किसको? मूवेबल प्रॉपर्टी। पॉइंट समझ आता है? बट मॉर्टगेज एंड प्लेज में, ध्यान से सुनना, मॉर्टगेज एंड प्लेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। वो फीचर है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्या फीचर है, थोड़ा बड़े होके सुनना, समझना। एक बात बताओ, अगर मुझे लेट से 500 रुपए पांडे जी से उधार चाहिए, मैंने बोला ये वॉच है ना मैं गिरवी रखूंगा, तो ये जो वॉच मैं गिरवी रखूंगा, इंग्लिश में क्या बोलूंगा? प्लेज, क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये वॉच मैं किसको दे दूंगा? पांडे जी को दे दूंगा, और 500 रुपए ले लूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? जिसने लोन दिया है, प्रॉपर्टी का पोजेशन उसके पास रहता है। मतलब जिसने लोन दिया है, वो प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी उसके पास रहती है। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मॉर्टगेज में भी, प्लेज में भी, नॉर्मली। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे लोन किसने दिया है? बैंक ने। किसको दिया है? कस्टमर को। वो जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो है, वो बैंक के पास पोजीशन में है, कस्टमर के पास है। और ये प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल। क्या मैं इसको प्लेज बोल सकता हूं? टर्म क्या यूज होती है? हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन क्या है? हाइपोथिकेशन का मतलब है यही कि सर आपने किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसी पर्सन के पास रहेगी जिस पर्सन के पास क्या है? जिस पर्सन ने लोन लिया है। लोन किसने लिया है? कस्टमर ने। इसका मतलब हाइपोथिकेशन में राइट टू यूज क्या होता है? अलाउड होता है। एक बात बताओ, जब तक राइट टू यूज अलाउ ही नहीं होगा, कस्टमर फिर उस गाड़ी को यूज कैसे करेगा? प्लीज, ये तो चलो हमने ली गाड़ी, सर ट्रक, ट्रांसपोर्टेशन वाले जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, सारे बैंक लोन पे होते हैं। अगर वहां प्लेज हो जाएगा
और उन्होंने उसी से काम करके कमा के ही तो लोन वापस करेंगे। तो जब तक कस्टमर के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होगी वो कमाएगा कैसे, उसे चलाएगा नहीं। तो इसीलिए वहां प्लेज नहीं बोला जाएगा, वहां टर्म क्या यूज होती है, हाइपोथिकेशन। हाँ, लास्ट क्लास में इसने पूछा था ऑनरशिप, तो इस कस्टमर के पास ऑनरशिप तो है, लेकिन जब तक वो एचपी लिखा है वो कौन सी ऑनरशिप है, रिस्ट्रिक्टेड ऑनरशिप है। रिस्ट्रिक्टेड कैसे है, क्योंकि सर वो प्रॉपर्टी क्या है, इस बैंक, यानी वहां पे जो एचपी लिखा होता है बैंक का नाम लिखा होता है, तो बैंक का नाम लिखा है, इसका मतलब इस बैंक से वो क्या है, हाइपोथिकेटेड है। इस बैंक की परमिशन के बगैर आप उस गाड़ी को फर्दर आगे सोल्ड, मैं ये नहीं कह रहा सोल्ड नहीं कर सकते, सोल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसीलिए जब भी गाड़ी सेकेंड हैंड, हमारे इंडिया में तो बड़ी धांधली होती है ना, वो बात अलग है, जब भी सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है, बेचनी है, सबसे पहले आपसे आरसी मांग के वही चेक, जो नॉलेजेबल है, हमारे इंडिया में नॉलेजेबल है ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। अब ये आप खुद सोच लो, आपको कौन सा पता था, आप पढ़ रहे हो तो पता चल गया, और पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद भी अगर सही से पढ़ रहे हो तो ये चीजें पता ही नहीं। आपने हायर परचेज बोला है, तो मैं तो कह रहा हूं बैंक वाले, आप बैंक में चले जाना, वो हायर परचेज ही बोलते हैं, तो उनसे ये पूछ लो हायर परचेज प्रूव करो कैसे हायर, मतलब हमने किराया पे लिया है, हम किराया दे रहे हैं, हायर चार्जेस दे रहे हैं। वो पता क्या बोला, ईएमआई दे, अरे भाई वो किराया थोड़ा, वो तो हम प्राइस को इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। दिस इज इन डेप्थ नॉलेज फॉर यू पीपल। अगर ये आपको समझ आ गया ना, तो जिंदगी में कभी आपको तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। सर हम बना सकते हैं किसी को, वो तो तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर है, तुम बनाना चाहते हो नहीं, मैं क्या कह सकता हूं। मूड ठीक हुआ थोड़ा सा, नहीं हुआ तो क्या किया जाए तेरे मूड को ठीक करने के लिए, है? कुछ नहीं। हाँ जी प्लीज, पॉइंट समझ आता है सर। ये जो ये कार वाला इंसिडेंस है ना, ये ट्राई करके देख लेना, मैक्सिमम लोगों को एचपी का मतलब क्या पता है, हायर परचेस। दिस इज नॉट द केस प्लीज। कार में अब बच्चों को ये लगता है पैसा, अरे भैया पैसा चाहे इंस्टॉलमेंट में दो, कैसे भी दो, ऑनरशिप तो कस्टमर के पास ही है, इट रिमेन्स विद द कस्टमर। अच्छा गाड़ी ठुक जाएगी, बैंक रिस्पॉन्सिबल है या कस्टमर रिस्पॉन्सिबल है? फिर हमने तो बोला जनरल रूल हायर वेंडर होता है, बैंक तो भैया हाथ का, बैंक तो बर्बाद हो जाएगा, उसने तो लाखों गाड़ियां फाइनेंस करवा रखी हैं। उनसे पूछो, तो बैंक वालों को पता क्या, ट्रेनिंग ढंग से बस उनको ना ये बता दिए, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये फॉर्म ऐसे करना है, ये फॉर्म आए तो ये फॉर्म ये भरना है। लीगल थोड़ी ना ट्रेनिंग होती है, तो लीगली उसके पीछे का पर्पस क्या है, एचपी लिखा इसे हटाना है, एचपी। क्लियर है पॉइंट सबको? दैट इज द कंसेप्ट। बाकी जब प्लेज मॉर्गेज आएगा तो मैं और चीजें एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्लेज जो है वो उसके प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। मॉर्गेज के प्रोविजन कहां मिलेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसको गवर्न करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो सर यहां पे हमारा जो डिफरेंस है, अब हमारा डिफरेंस बन जाएगा सेल में एंड हायर परचेज अग्रीमेंट में। एक एक करके डिफरेंस लिखते हैं फटाफट से। एक काम करेंगे सबसे पहले, ये देखो कहानियां देखो, इतनी सारी चीजें हमने पता नहीं क्या क्या नोट भी कर रहे होंगे। सबसे पहले ना, कर लिया, गुड। हायर परचेज का मीनिंग नोट कर लो पहले। सबसे पहले हायर परचेज का मीनिंग नोट करेंगे, देन वी विल डिस्कस द डिफरेंस। ये बीच में एंड है, एंड और नहीं है। जल्दी जल्दी शाबाश। फिर डिफरेंस, अब देखो अपने आप से ही बताओगे आप डिफरेंस। जल्दी हो गया जी एवरीवन? चलिए अब डिफरेंस, पहले सेल लिखेंगे, सेकंड हायर परचेज।
फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे, हाँ 2 मिनट ले लो, कोई बात नहीं, आराम से लिखें, गलत नहीं लिखना, ठीक है। चलिए, फर्स्ट डिफरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स is governed by Sale of Goods Act 1930. The contract of sale of goods is governed by Sale of Goods Act 1930. राइट, यहां पे लिखेंगे हायर परचेज में, हायर परचेज अग्रीमेंट is governed by Hire Purchase Act, is governed by Hire Purchase Act 1972, is governed by Hire Purchase Act 1972. ठीक है जी, ये फर्स्ट डिफरेंस है एक्ट का। सेकंड डिफरेंस लिखेंगे, सेल में लिखेंगे, यहां पे सेल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की। तो अब हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट, इट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इट मे बी ओरल और इन राइटिंग, यानी जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। ज्यादा बेटर कौन सा रहता है? वेरी गुड। लेकिन हायर परचेज अग्रीमेंट जो है इट इज ऑलवेज इन राइटिंग, तो हायर परचेज में लिखेंगे इट मस्ट बी इन राइटिंग। हायर परचेज अग्रीमेंट कभी भी ओरल नहीं होता, इट इज ऑलवेज इन राइटिंग, राइट। अब बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की, पार्टीज की बात करते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेल ऑफ गुड्स का तो दो पार्टीज होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं? सेलर एंड बायर। और जब हम हायर परचेज अग्रीमेंट करेंगे दो पार्टीज हैं लेकिन नाम क्या है? वेरी गुड, लिखें इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, सेल में लिख रहे हैं इन दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉमा पार्टीज आर नोन एज सेलर एंड बायर। यही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे बेटा। पार्टीज आर नोन एज सेलर एंड बायर, ठीक है जी। वहां पे क्या होंगे? इन दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉमा पार्टीज आर नोन एज हायर वेंडर एंड हायरर। ये जो हायरर है ना, इसको हम हायर परचेजर भी बोल सकते हैं। टर्म क्या यूज होती है? हायर परचेजर, बट कॉमन है हायरर। पार्टीज हैं दो, हायर वेंडर जो हायर पे देता है, ठीक है, एंड हायरर जो हायर पे ले रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें ऑनरशिप एंड पोजेशन दोनों ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। लिखें इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ownership is immediately transferred from seller to buyer, ownership is immediately transferred from seller to buyer। बुक बंद कर। Ownership is immediately transferred from seller to buyer। अच्छा, जब हम हायर परचेज एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, क्या इमीडिएटली ट्रांसफर होगा? ओनली पोजेशन। लिखें इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ओनली पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसमें 7-8 डिफरेंस बनेंगे।
रिस्क की बात करें, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में लिखेंगे इन दिस रिस्क ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, रिस्क ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक है जी। हायर परचेज अग्रीमेंट में लिखेंगे इन दिस कॉन्ट्रैक्ट रिस्क रिमेन्स विद द हायर वेंडर, रिस्क रिमेन्स विद द हायर वेंडर। नेक्स्ट सेल में लिखेंगे in this contract payment towards the goods is known as price, यानी गुड्स के लिए जो पेमेंट हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइस बोलेंगे। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, राइट? और यहां पे मैंने क्या बताया, हायर परचेज अग्रीमेंट में सब कुछ सेम लिखोगे, पेमेंट टुवर्ड्स द गुड्स इज कॉल्ड हायर चार्जेस। क्या बोलते हैं? हायर चार्जेस। कितने डिफरेंस हो गए? 6 हो गए ना। नेक्स्ट लिखें। अच्छा एक बार बताओ, जब सेल हो जाती है हु विल बिकम द ऑनर? हु विल बिकम द ऑनर? लिखें इन दिस कॉन्ट्रैक्ट बायर विल बिकम द ऑनर ऑफ द गुड्स, बायर विल बिकम द ऑनर ऑफ द गुड्स। मेरा क्वेश्चन ये कृतिका से है, हायर परचेज में, आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, हायर परचेज में क्या होगा? बाउंसर। ऑनर तो वो हायर वेंडर ही रहेगा। हायरर क्या बनेगा? जैसे इन केस ऑफ सेल हमने बोला बायर विल बिकम द ऑनर ऑफ द गुड्स, ठीक है? लिखें हायर परचेज में, लिखें इन दिस केस द हायरर विल बी नोन एज, एक टर्म लिखवा रहा हूं, ये टर्म अभी आपको समझ नहीं आएगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समझ आएगी। ये टर्म लिख लेना। इन दिस केस हायरर विल बिकम द बेली, BAILEE ऑफ सच गुड्स, बेली ऑफ सच गुड्स until, पूरी लाइन लिख लेना ये, he purchases such goods, until he purchases such goods। एक टॉपिक पढ़ेंगे बेलमेंट का, राइट? बेलर, बेली, ठीक है? तब आपको वो चीज समझ आएगी। यानी इसका मतलब ये क्या टर्म है बेली, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? इसका मतलब ए ने अगर बी को कुछ गुड्स हायर परचेज पे दिए, राइट? लेट से इन्होंने टर्म रखी 2 साल की, कि 2 साल तक तो बी इसको यूज करेगा। प्लीज ध्यान सुनना, 2 साल तक तो बी इसको यूज कर सकता है। उसके बाद बी के पास ऑप्शन है कि वो इसको परचेज करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर। इसका मतलब क्या इस 2 साल के पीरियड में
मैं इस हायरर को जब तक उसने ऑप्शन परचेज करने की पॉजिटिवली अवेल नहीं करी, क्या मैं उसको ऑनर बोल सकता हूं? नहीं, उसे क्या बोलूंगा? बेली ऑफ सच गुड। अब बेली होता क्या? बेलमेंट का कंसेप्ट होता है बच्चे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे बेलर एंड बेली, बाद में बात करेंगे। ही विल बिकम द बेली ऑफ सच गुड्स अंटिल ही परचेजेस द गुड्स, क्योंकि अगर उसने परचेज कर लिए तो ना वो बेली नहीं रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा? ऑनर बन जाएगा। तो अभी ये बेली टर्म बस दिमाग में रख लेना, यू कैन से दैट, अभी रट लेना, ठीक है। जब बेलमेंट प्लेज आएगा तो आपको अपने आप बेलर बेली समझ आएगा, फिर मैं ये कनेक्ट कराऊंगा अपने आप से, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि हायरर को हम गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलते हैं? बेली बोलते हैं, लेकिन एक स्टेज तक। कौन सी स्टेज है? जब तक वो गुड्स को परचेज नहीं। क्वेश्चन उठा, सर अगर उसने गुड्स को परचेज ही ना किया तो बेली रहेगा वो। जब तक उसके पोजेशन में है तब तक वो क्या है? बेली है। बेली होता क्या, हम बाद में बात करेंगे, राइट। तो ये पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, एक बात बताओ, क्योंकि ऑनरशिप किसके पास आ गई है सेल में? बायर के पास। क्या वो गुड्स को जब चाहे बेच सकता है या नहीं बेच सकता? बेच सकता, राइट टू सेल। लेकिन क्या जो ये हायरर है ये उन गुड्स को फर्दर बेच सकता है? नहीं। कब बेच सकेगा? जब वो खुद ऑनर बनेगा। तो नेक्स्ट डिफरेंस यही है। लिखो, बहुत सिंपल है, लॉजिकली समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। लिखो, सेल में लिखेंगे, इन दिस केस बायर कैन फर्दर सोल्ड द गुड्स ये हमने सिंपल अंग्रेजी लिखी है, फर्दर सोल्ड द गुड्स। ब्रैकेट में लिखना, लॉ में क्या बोलेंगे आगे आएगा, ठीक है। ब्रैकेट में इसका मतलब क्या? फर्दर सोल्ड द गुड्स का मतलब है, हमने लिखा ना बायर कैन फर्दर सोल्ड द गुड्स, तो फर्दर सोल्ड द गुड्स का लिख लेंगे ट्रांसफर ऑफ टाइटल। क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब होता है ऑनरशिप, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। बायर कैन फर्दर सोल्ड द गुड्स, फर्दर सोल्ड द गुड्स एज एंड व्हेन ही रिक्वायर्ड। एज एंड व्हेन का मतलब जब चाहे उसकी मर्जी, जैसे चाहे उसकी मर्जी, जितने पैसे में बेचना चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एज एंड व्हेन ही रिक्वायर्ड, राइट। लिखेंगे हायर परचेज में, इन दिस केस हायरर cannot sold the goods, cannot sold the goods until he purchases such goods, until he purchases such goods। कितने पॉइंट्स हो गए? 8 पॉइंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट 9th हो रहा है। जब हम कोई गुड्स सोल्ड करते हैं तो ऑनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो रही है? बायर के पास। हम जनरल रूल की बात कर रहे हैं। क्या बायर जो गुड्स उसने परचेज कर लिए, क्या वो गुड्स सेलर को कभी वापस कर सकता है? आंसर इज नो। बिका हुआ माल वापस, वो बात अलग है, कोई डिफेक्ट है वो हम उसकी बात कर ही नहीं रहे। यानी जब सेल हो जाती होगी, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो बायर उन गुड्स को वापस सेलर को नहीं दे सकता। लेकिन सर हायर परचेज अग्रीमेंट में, ठीक है सर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हायर परचेज कभी भी हायरर गुड्स को किसको वापस कर सकता है? हायर वेंडर को वापस कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? अच्छा एक बात बताओ, हायरर कब वापस नहीं कर पाएगा? जब उसने इन गुड्स को परचेज कर लिया, उसके बाद ये भी ऑनर बन गया, तो फिर वो भी वापस नहीं कर सकता। पॉइंट समझ आता है? तो लिखें, लास्ट डिफरेंस लिखो बेटा। इन दिस केस बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स टू द सेलर, बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स टू द सेलर। अब ये बच्चों के इमोशन, सर अगर कोई गुड्स में खराबी आ, अरे वो तो अलग चीज है, हम तो बात करेंगे द मोमेंट सेल ऑनरशिप ट्रांसफर, तो सर सब कुछ ट्रांसफर, अब आप वापस गुड्स नहीं दे सकते, ठीक है। बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स टू द सेलर, ठीक है सर। हायर परचेज में लिखेंगे, इन दिस केस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हायर परचेज, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हायर परचेज
hirer can return the goods, hirer can return the goods at any time. ये कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होता है एट एनी टाइम, इसलिए बोल रहे हैं ये सारी चीजें राइटिंग में होती है एट एनी टाइम। इसका मतलब वो कह रहा है जी कभी भी 1 साल के बाद नहीं सर मुझे गुड्स नहीं चाहिए वापस, 1.5 साल के बाद नहीं सर मुझे गुड्स नहीं चाहिए वापस, बस मेरे को वापस। तो ये पहले से ही हायर वेंडर और हायरर क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं ये चीज। सो ये आपके मेजर डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज अग्रीमेंट। नाउ कब किसी कॉन्ट्रैक्ट को सेल कहेंगे, सुनना ध्यान से, कब किसी कॉन्ट्रैक्ट को रेंट अग्रीमेंट कहेंगे, ठीक है, कब किसी कॉन्ट्रैक्ट को हायर परचेज अग्रीमेंट कहेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के ऊपर, ठीक है सर। वो कैसे पता चलेगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन है तो पढ़ के पता चलेगा, या ओरल है तो उनके बीच में क्या डिसाइड हुआ है। मैं इसके ऊपर एक हायर परचेज का एक और एग्जांपल देता हूं, जो कि पता नहीं अब आप लोगों में चलता है या नहीं चलता, हमारे टाइम पे तो बहुत चलता था। हमारे करमपुरा में एक बहुत फेमस बुक शॉप है, जैन बुक डिपो, बहुत फेमस है, जो उधर के बच्चे हैं उनको पता होगा, हमारा उनसे बहुत अच्छा संबंध है। मैं उनको तब से जानता हूँ जब मैं खुद स्टूडेंट होता था 7th 8th में, क्योंकि मैं SBM स्कूल में पढ़ा हूँ, जैन बुक डिपो उसी के पास था। तो ऐसे बुक शॉप जो होते हैं ना, खासकर जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं या आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, तो ऐसे बुक शॉप्स जो होते हैं ना, बुक्स के लिए एक प्रोविजन निकालते हैं। क्या प्रोविजन निकालते हैं, लेट्स से यू आर इन फर्स्ट ईयर, आप फर्स्ट ईयर में हो, मैं बुक्स की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10 ईयर्स, वर्ड्स को ध्यान रखना, 10 ईयर्स आर नॉट बुक्स, कुंजियां हैं वो, राइट। तो 10 ईयर क्या है, वो तो पिछले सालों के पेपर आए वो कंपाइल किया हुआ है। बुक्स क्या होती है, वो ऑथर की खुद की लिखी हुई होती है। मेरे पास मेरी जो बुक है मेरी खुद की लिखी हुई है, मतलब हमने खुद उस पर मेहनत की। 10 ईयर में कोई मेहनत थोड़ा ना होती, तुम भी निकाल सकते हो। क्या करना है, पिछले साल के पेपर जोड़ो, सॉल्यूशन देखो, बना दो, जिसे हम यहाँ प्रोफेशनल लेवल पे आपका स्कैनर बोलते हैं। कुछ नहीं है, बकवास होती है, ठीक है, चलो वो तो बात की बात है। तो सर उसने ये क्या स्कीम निकाली हुई थी, खासकर ये ग्रेजुएशन में और प्रोफेशनल कोर्सेज में होती है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको जो भी बुक्स चाहिए, नॉर्मली फर्स्ट ईयर आपका जून जुलाई में स्टार्ट होता है, ठीक है, और आपके पेपर भी अगले अप्रैल मई वगैरह, मतलब तो आप उसकी शॉप पे जाओ, अब है या नहीं मुझे नहीं मालूम, जब हमने तो पूरा ऐसे ही पढ़ा है। आप उसकी शॉप पे जाओ, आपको फर्स्ट ईयर की जो जो बुक्स चाहिए जिस जिस ऑथर की, उससे ले लो, ठीक है, उससे ले ली। लेट से कोई बुक 500 रुपए की है, यू पे 500 रुपए, आपने 500 रुपए दे दिए, ठीक है। आप उस बुक को, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उस बुक को उसी टाइम खरीद रहे हो तो खत्म होगी बात, वो तो सेल हो गई। लेकिन वो एक ऐसी स्कीम है होती थी कि आप उस बुक को, आप पूरा प्राइस पे कर दो, ठीक है, आप उस बुक को उस साल के लिए, 1 साल के लिए यूज करो, ठीक है सर, 1 साल के लिए यूज करो। अगले साल जब आपके पेपर होंगे तो आप उस बुक को, कंडीशन शुड भी प्रॉपर हो तो ऑब्वियसली है, ठीक है, आप उस बुक को वापस उसके पास ले जाना, वो आपसे कुछ नॉमिनल चार्जेस लेके 50, 100, 150 जो भी होगा लेके, और आपसे बुक वापस ले लेगा और आपको क्या दे देगा, बैलेंस पैसा दे देगा, राइट। या आप चाहो 1 साल के बाद आपको लगता है कि नहीं यार ये बुक वापस नहीं करनी, आप अपने पास रखना चाहो तो रख भी सकते हो। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसने बुक के तो पूरे पैसे पहले ही ले लिए। कहीं ना कहीं ये हायर परचेज में फिट होता है या नहीं होता। आपके पास ऑप्शन है ना कि आप उसको एट द एंड खरीदना चाहते हो या नहीं। अगर नहीं खरीदना चाहते तो वापस दे दो, बैलेंस पैसे ले लेना। अगर खरीदना चाहते हो तो बुक अपने पास रखो, आपको उसको बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो 500 रुपए पहले ही जा चुका है। और अगर आपको वापस देना है तो आपसे जो भी उस साल का किराया होगा वो काट लेगा, वो आपसे पहले ही बता देगा। वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, आप पहले पूछोगे, वो आपसे पूछेगा कि भैया खरीदना है या कैसे, तो आप बोलोगे खरीदना है, खत्म बात। आप बोलोगे नहीं इसको किराए पे कर दो, ठीक है, तो किराए पे कर दो का मतलब हायर परचेज ही है, वहां पे जो आम भाषा में किराया बोलते हैं, ठीक है। अब वो जब किराए पे होगा ना, फिर पीछे आपके बुक के पीछे ना एंट्री करेगा। वो क्या एंट्री करेगा, जिस दिन आपने लिया है, डेट लिखेगा, साइन लिखेगा, अमाउंट रिसीव्ड लिखेगा, सब लिखेगा। दिस इज हाउ। तो हमने तो बहुत किया है, जब हम कॉलेज में होते थे, आई डिड बीकॉम ऑनर्स,
तो मैंने बीकॉम ऑनर्स करी थी, तो उस टाइम पे जो बुक्स होती थी, फिर हमने समहाउ ग्रेजुएशन के बाद मैंने शुरू की थी सीएस, तो उस टाइम पे जो बुक्स थी, अब अपना पढ़ा हुआ होता है उसमें मार्क्ड होता है, कॉस्टिंग की बुक, टैक्स की तो इतनी नहीं, क्योंकि टैक्स की तो हर साल चेंज होती है, खासकर और जो चीज़ें हैं लॉ की चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसको अपना मार्क किया हुआ है, तो वो बुक ऐसा लगता है कि यार ये यूज आएंगी, तो फिर आप वापस मत करो, ठीक है। बच्चों को ना ये नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं पता, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है। मेरे घर आओगे तो मेरा एक रूम पूरा भरा पड़ा है बुक्स से, कि हमें उस बुक में से और बेटर क्या सीखने को मिलेगा। बट वही है कि आजकल इंटरेस्ट नहीं है, आजकल इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में है। तो ये हायर परचेज का एक लाइव एग्जाम्पल था, ठीक है, कि अब ये एक्चुअली में हायर परचेज है नहीं, रीजन है उसका, क्योंकि वो तो छोटे लेवल पे कर रहे हैं। नॉर्मली हायर परचेज ना बड़े लेवल पे होता है। बड़े लेवल का मतलब क्या है? बड़े लेवल का मतलब क्या? बड़े लेवल जैसे मशीनरीज होती हैं, ये जो होते हैं ना, आप हायर परचेज अकाउंटिंग पढ़ोगे, उसमें तो क्वेश्चन करोगे, होता क्या। अब देखो, मैंने आपको एक मशीनरी का एग्जांपल, अब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे 1 करोड़ रुपए की मशीनरी इंस्टॉल करनी है। अब मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, या तो मैं 1 करोड़ अरेंज करूं मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए, बैंक से लोन लूं। उसका दूसरा ऑप्शन क्या है? बहुत सारे फाइनेंसर होते हैं, उनका बिजनेस ही क्या होता है? उनका बिजनेस ही यही है कि वो, उनका बहुत पैसा पड़ा होता है, वो ना ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं जो आगे उसको क्या कर सकें, किराए पे दे सकें। तो ऐसा फाइनेंसर ढूंढ मिल जाते हैं, वो मशीनरी खरीद रखी होती है उन्होंने, बड़ी बड़ी, हर एक के बस का नहीं होता ना बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदना। तो हम क्या करेंगे उनसे, हम उनसे हायर पे भी ले सकते हैं, हायर परचेज पे भी ले सकते हैं। बेटर है हायर परचेज पे लेना। क्यों लेना हायर परचेज पे बेटर है? उसका रीजन है, हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगी, और वो ऑप्शन हमें ये देखना है, हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा तो उस मशीनरी को वहीं इंस्टॉल रहने देंगे, पैसा दे देंगे। अगर बिजनेस नहीं चला तो वापस कर देंगे। बिजनेस करने के तरीके हैं ये, और कुछ नहीं है। तो लॉ हमेशा बिजनेस को सपोर्ट करता है, ऑप्शंस हमारे पास है। अब हम उन ऑप्शंस को ना एक ही समझ लेते हैं, वो गलत है। बात समझ आ रही है? क्लैरिटी आ रही है कि हम, वो हमें देखना है, हमें का मतलब जो बिजनेस करना चाह रहा है उसे देखना है, उसे किस रास्ते पे। अगर उसे सिर्फ किराए पे लेना हो, किराए पे ले सकता है, लेकिन किराए पे लेगा तो एक पीरियड के बाद मशीनरी जाएगी वापस। वो बात अलग है, आप बाद में खरीदना चाहो, आप ऑफर दे दो, वो बेच दे, लेकिन वो हायर परचेज नहीं है, जरूरी नहीं है वो। हाँ, हायर परचेज में ऑप्शन पहली आप ही को होगी, वो किसी और को बेच नहीं सकता। वो आपसे पूछेगा, हामी तुझे खरीदना है? नहीं खरीदना, तो वो किसी और को बेचेगा। ये समझना, ये चीजें बहुत जरूरी है। क्लियर है पॉइंट सबको? हायर परचेज समझ आता है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज अग्रीमेंट। नाउ इट्स अप टू यू पीपल, एनी डाउट यू कैन आस्क। कोई भी किसी भी तरीके का दिमाग में कोई डाउट हो, कुछ देखा हो अजीब सा, पूछ सकते हैं। वैसे सारा अपना क्लियर कर दिया है 99.99%, 0.1% तो मैं भी रखता हूं, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, सारी चीजें है ना। हाँ बेटा पूछ, कोई बात नहीं, हम बचकाना सा आंसर दे देंगे। ये बेटा किसी का पेन पेंसिल गिरे उठा लो। हाँ जी, प्लीज। बी ने, एक मिनट, ये हायर वेंडर है, ये हायरर है, ठीक है ना। ए ने बी को हायर परचेज पे एक मशीनरी दी है, यानी बी यूज कर रहा है। हाँ, ये कौन, ये कौन, हु इज ये? हाँ, नहीं, आपका क्वेश्चन ये है, हायर वेंडर इस मशीनरी को किसी और को बेचना चाह रहा है, सी को। नहीं बेच सकता है, बेच सकता है, ये पूछ रहे हो आप? नहीं बेच सकता। पहले किससे पूछना पड़ेगा? बी से। हाँ, तो कंसेंट से तो यार अजीब बात है यार। जब बी कह रहा है मैंने नहीं लेनी, तो ये तो किसी और को बेच ही सकता है। बी कह रहा है मैंने लेनी है, तो फिर ए पहले किसको देगा? बी को। तो फिर अग्रीमेंट किस चीज का हुआ है? ऑप्शन किसके पास है? बी के पास। तो अग्रीमेंट किस लिए हुआ फिर? हाँ, अगर ये सिर्फ हायर का होता तो उस केस में ए सी को बी की कंसेंट, विदाउट कंसेंट भी बेच सकता था। और पूछो। ये तो बेटा लीगल बातें हैं, ये तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाए तो खास। एनीथिंग एल्स? किसी के कुछ दिमाग में तकियानुसी और बात आ रही हो, निकाल दो, यहीं डस्टबिन में थ्रो करके जाना।
अच्छी चीज लेके जाना। हाँ जी, और कुछ? सुशील कुमार कुछ सोच रहा है ना? देखा, मुझे पता चल जाता है। देख लिया युशिका ने मुझे, सर आप कैसे पता चल जाता है? चल बता प्लीज, 1 मिनट बॉयज, ध्यान देंगे। हाँ हाँ समझ गया, नोटिस पीरियड होता है, नोटिस पीरियड। समझ गया तेरा क्वेश्चन कि सर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टाइम पीरियड, सर वो बीच में बेच सकता है कभी। सर एक नोटिस पीरियड भी डाला जाता है, इसीलिए नोटिस पीरियड हर जगह डाला जाता है। 1 महीने का, 2 महीने का होता है ना, कि 2 महीने का नोटिस देके हम छोड़ सकते हैं, होता है या नहीं होता? जब हम किराए पे कोई भी चीज, नोटिस पीरियड होता है ना, तो नोटिस पीरियड हो सकता है। नोटिस पीरियड दिया जाएगा, 1 महीने का नोटिस पीरियड है, भाई मैं बेचना चाह रहा हूं, तूने खरीदना है? वो कहेगा हाँ, तो फिर बी को ही बेचना है। वो कहेगा ना, तो 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया। वो नोटिस पीरियड किस लिए? भाई तू अपनी मशीनरी कहीं और, कुछ और कहीं से अरेंज कर ले, मैं इसको बेच रहा हूं। नोटिस पीरियड, वो तो नोटिस पीरियड डाले जाते हैं, वो नोटिस पीरियड में जाता है फिर। हाँ, उस नोटिस पीरियड में नहीं बेच सकता। लेट से 2 महीने का नोटिस पीरियड है। आप जैसे कभी मकान भी किराए पे लेते हो ना, किराए पे लेते हो, तो उस अग्रीमेंट में देखना, देयर इज ऑलवेज अ नोटिस पीरियड, कि कोई भी पार्टी ये नोटिस देके छोड़ सकती है। जॉब में भी होता है, जॉब में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 3 साल के लिए, लेकिन बीच में नोटिस पीरियड डाल दिया कि नोटिस पीरियड। हाँ, उसमें मिनिमम पीरियड डाल सकते हैं कि मिनिमम 6 महीने से पहले कोई नहीं निकाल सकता या कुछ। वो तो देखो, फिर मैं बोल रहा हूं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। वो दोनों पार्टीज जो हैं वो आपस में क्या डिसाइड करती हैं, इट टोटली एंड टोटली डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज। बट लॉ एक चीज बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है, इट शैल नॉट बी अनरीजनेबल। क्या नहीं होना चाहिए? अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। अनरीजनेबल का मतलब वो रीजनेबल होना चाहिए कि सर दोनों के बैलेंस की बात करेगा, किसी एक को तो बहुत बेनिफिट दे रहा है और दूसरे को बहुत नुकसान दे रहा है। इवन अगर किसी पर्सन ने उसको साइन भी कर दिया ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया हुआ है, आर्टिकल 19 वगैरह, ठीक है, आप पढ़ेंगे आगे जब सीएस एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, तो भी सर वो कॉन्ट्रैक्ट चैलेंज हो सकता है कि अगर हमने कंसेंट दे भी दिया उस चीज की, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट चैलेंजेबल है। क्यों? क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने में इसका मतलब जिसने अपने फेवर में लिखा है उसकी इंटेंशन क्या थी? मेला फाइडी थी। इट कैन बी चैलेंजेबल। वो कोर्ट डिसीजन लेगी। अब एक अनपढ़ आदमी है, उसका अंगूठा लगवा लिया, उसे क्या पता है? आप सोचो, पहले क्या होता था ना, पहले हम पिक्चरों में बहुत देखते थे, 500 रुपए उधार लिए हैं, वो 5 लाख, पीढ़ियां दर पीढ़ियां क्या होता था? गुलामी करती रहती थी। क्यों? उस टाइम पे लेजिस्लेशन से कहां, उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं थे अपने राइट्स। आज लोग पढ़े लिखे हैं, इवन जो अनपढ़ भी है वो किसी पढ़े लिखे की हेल्प तो ले सकता है ना आजकल उनके। इसलिए तो वो अनपढ़ जो लोग हैं, आप देखो, मैं आपको बताऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, पहले हमारा एग्रीकल्चर की तरफ मेन बेस होता था, प्राइमरी, ठीक है, अब क्या हो गया? इंडस्ट्रीज की तरफ मेजर। क्यों? क्योंकि सर जो वो गांव के लोग हैं ना, ठीक है, अब वो खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, तो इसलिए वो शहरों की तरफ उनको भेज रहे हैं। और जब जो पढ़ जाएगा वो खेती तो नहीं करेगा, वो इंडस्ट्री का ही पार्ट बनेगा या सर्विस सेक्टर का पार्ट बनेगा। दैट इज द थिंग। तो वही चीज है, पहले और आज में जमीन आसमान का फर्क है। तो कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ोगे आप बहुत चीजें हैं। लॉ बहुत सुंदर ड्राफ्टेड है बेटा हमारे इंडिया का, बस लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हाँ, कुछ पूछना चाह रहा था जम्मू? हो गया ना? चलो और बताओ। हाँ जी, हाँ, तू सोच पा रहा है, उन दोनों ने नहीं सोचा होगा। तू सोच पा रहा है, उन्होंने भी तो सोचा होगा। यस और नो? तो जो सोचा होगा वो लिखा होगा। उसमें होता क्या है, मैं आपको वैसे एक बता देता हूं जनरली क्या चलता है। आप में से कोई रेंट पे रहता है किसी घर में? घर पे, रेंट पे, पीजी वीजी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, नॉर्मली घर पे जब रेंट की बात करें, रेंट पे रह रहे हो, कोई रह रहे हैं, पहले रहते थे, जो भी है, प्लीज एक छोटी सी बात बताओ। आपने किसी का घर रेंट पे लिया, ठीक है, अब वो घर रेंट पे लिया, एक स्विच खराब हो गया, जिस घर में आप रह रहे थे स्विच खराब हो गया, इस स्विच को चेंज कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड की होनी चाहिए या टेनेंट की होनी चाहिए? हाँ जी, क्योंकि आप टेनेंट हो, अपने आप को लैंडलॉर्ड समझो, फिर क्या कहोगे? अब आप किसी को रेंट पे दो घर,
तो क्या बोलोगे? अबे छोटी बात है यार, खुद कराएगा। ठीक है, लेकिन सर हुआ क्या, जिस घर में आप रह रहे थे उसमें पानी जो आता था मोटर से आता था। जमीन में गड़ी होती है ना मोटर से, मोटर ही खराब हो गई, पानी आ ही नहीं रहा। ये सुनो, तो वो मोटर चेंज होगी, उसको ठीक कराने की जिम्मेवारी टेनेंट की है या लैंडलॉर्ड की? मैंने बोला मोटर ठीक होगी। तीसरा पॉइंट, वो मोटर ही चेंज होनी है। पॉइंट को समझना मैं क्या बता रहा हूं। एक चीज को ठीक कराना और एक चीज को रिप्लेस कराना, ज्यादा खर्चा किसमें आएगा? वो मोटर 50,000 रुपए की है, उसको ठीक कराने में 500 लगने हैं। तो इसीलिए लॉ में क्या लिखा जाता है जब ऐसे होता है, तो माइनर रिपेयर्स आर डन बाय द टेनेंट एंड मेजर थिंग्स आर डन बाय द लैंडलॉर्ड। क्यों भाई, मोटर अगर चेंज होनी है 50,000 की, उसकी लाइफ 10 साल है, जरूरी थोड़ा ना मैं 10 साल उसके साथ रहूंगा। तो 50,000 खर्चा कौन करेगा? लेकिन अगर माइनर रिपेयर है 500,000 रुपए की, तो वो डेली बेसिस पे है, डेली के रूटीन के जो उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो कौन करेगा? सर वो टेनेंट ही। लाइट फ्यूज होगी, लैंडलॉर्ड चेंज कराएगा। लेकिन इंटरनल वायरिंग सारी खराब होगी, कौन कराएगा? बस तो लिखा जाता है सब कुछ। मिल गया तेरे को आंसर? मशीनरी से रिलेटेड, तो मशीनरी से रिलेटेड ओवरऑलिंग है, एएमसी है, वो तो हायरर ही कराएगा। लेकिन मशीनरी का मेजर पार्ट खराब हो गया है, तो वो कौन कराएगा? इसीलिए तो घबराने की जरूरत नहीं होती, जो मेजर पार्ट्स होते हैं इसीलिए पहले इंश्योरेंस ले ली जाती है। जो वो हायर वेंडर है पहले इंश्योरेंस लेके रखता है इन सब चीजों की। सब चीजें होती है, सब तू सोच पा रहा है तो उन्होंने तो सोचा ही होगा ना, बिजनेस कर रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन यही है, बट थॉट प्रोसेस, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो थॉट प्रोसेस से ही आ रहे हैं, और मेरा पर्पस यही है कि आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होनी चाहिए, कि उसके ऊपर इफ्स एंड बट्स आने चाहिए कि सर अगर ऐसा, बट खुद ही क्वेश्चन का आंसर भी कोशिश करो निकालने की। अपने आप को उस पोजीशन में रख के देखो कि अगर छोटा पेज घूम गया, अब पेज के लिए थोड़ी ना हायर वेंडर खर्च क्या लगा ले यार। बात समझ आ रही है? दैट इज द थिंग। ये बातें होती हैं और वहां पे लिखा जाता है, एवरीथिंग इज इन राइटिंग हायर परचेज में। तो इसीलिए, और इवन कॉन्ट्रैक्ट कोई भी होता है इट इज एडवाइजेबल, इसीलिए कि जो आप डिसाइड कर, कोई डिस्प्यूट ना हो, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। किसी को कुछ पूछना हो, कोई दिमाग में कुछ बना सकते हैं, पूछे मेरे से, पूछो मेरे से। हाँ भाई पूछ ले मेरे से, पूछ ले मेरे से। किसका? तेरे को मैं अगर ऑप्शन दूं कि तुझे मेरी फीस एक बार में देनी है या 2 इंस्टॉलमेंट में देनी है, तू क्या करेगा? इवन तेरे पास पैसे हैं भी तो किस में देगा? अगर ऑप्शन दूं तो, अगर ऑप्शन ना दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कौन डिसाइड करेगा? दोनों डिसाइड करेंगे आप, हायर वेंडर जैसे। लेकिन अब देखो, 2 चीजें हैं पेमेंट में, 2 चीजें हैं। एक तो है हायर चार्जेस। हायर चार्जेस उसको यूज करने के लिए, हायर चार्जेस यूज करने के लिए। तो नॉर्मली हायर चार्जेस अब यूज करने के लिए तो मंथली बेसिस पे होते होंगे। ठीक है, जैसे 2 साल तक अगर यूज करने के लिए बोला है, तो जब तक वो यूज कर रहा है 2 साल में, तो मंथली वो क्या करता रहेगा? देता रहेगा। अब लेट से उसने बोला क्वार्टरली दे देना, लेट से उसने बोला हाफ ईयरली दे देना, लेट से उसने बोला ईयरली दे देना। अब जैसे आप लोग तो अभी ताजे ताजे बिल्कुल इंपोर्ट हुए हो 12th से हमारे पास, है ना, बिल्कुल इंपोर्टेड माल हो, है ना। कहने का मतलब ताजे ताजे 12th पढ़ के आए हो, ट्यूशन पढ़ते थे, ट्यूशन अकाउंट्स की पढ़ते थे ना, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलती थी। क्या ऑप्शन मिलती थी? मंथली या पूरे साल का इकट्ठा। साल का भी बनता था ना, पैकेज बन जाता था साल का। नॉर्मली साल का पैकेज वो इसलिए बना देते हैं, आपको क्या बेनिफिट होता है कि अगर मान लो मंथली वो 2,000 ले रहे हैं तो साल का 24,000 बनता है, वो आपसे 20,000 ले लेंगे, लेकिन एक बार में ले लेंगे।
ऐसे ही होता था ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हो रहा है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट की बातें हैं, मैं वही तो बोल रहा हूं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड। अब आपको ऑप्शन अगर दे दी मंथली देना, अब किसी को 20,000 इकट्ठा नहीं निकलता, उसे मंथली 2,000 निकालना आसान है, वो 2,000 दे देगा। जिसको 20,000 इकट्ठा देना है, यार शांति मची, ठीक है यार बच्चा जाए भाड़ में, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, पापा ने पैसे दे दी। सबका अपना अपना हिसाब होता है। बस ये कॉन्ट्रैक्ट की बातें हैं। कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस वाइस कैसे होगा, अच्छा इसमें भी कैश में पेमेंट होगी, चेक से होगी, पूरी चेक से होगी, पूरी कैश से होगी, दैट इज द थिंग। वो तो इंटरनल चीज है, ठीक है। और किसी को कुछ, एक मिनट, हाँ जी, बी तब रीसेल कर सकता है जब उसने ऑप्शन पॉजिटिवली अवेल की हो, उसके बाद कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। देखो इंस्टॉलमेंट का मतलब ऑप्शन अवेल करने का, ऑप्शन क्या कि वो इसको परचेज कर रहा है, द मोमेंट उसने ये एक्सेप्ट किया, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब अब ये क्या बन गया, सेल बन गई, तो उसके बाद वो ऑनर बन गया। एंड वो फिर मैं बोल रहा हूं उसने उसके लिए कितना प्राइस बाद में पे करना है नहीं करना, प्राइस इज नॉट द क्राइटेरिया। उसने ऑप्शन अवेल की, यस मैं आज से ये परचेज करना चाह रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगी, सेल होगी। सेल होते ही उसके बाद वो किसी को भी बेचना चाहिए, लेकिन जब तक वो हायरर है, जब तक उसका डेजिग्नेशन हायरर है, ही इज अ बेली, तब तक वो फर्दर रीसोल्ड नहीं कर सकता। ये पॉइंट है। ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना ग्रेजुएशन में, अगर किसी ने पढ़ा और ढंग से पढ़ा नहीं होता, मुझे मालूम है, जिन्होंने फाउंडेशन ही अभी पढ़ रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन अभी अगले साल आनी है, फर्स्ट टाइम पेपर जो आएंगे, तो वो आपको एक लेवल बन चुका है, वो लेवल से आप पढ़ेंगे, आपको और क्लैरिटीज होंगी। लेकिन जिसने फर्स्ट ईयर दे दिया है उनको बड़ी परेशानी होती है, मुझे मालूम है, ये होता है, कई बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं ना उस वजह से। हाँ जी, और किसी को कुछ दिमाग में आ रहा हो, मैं सब यही चीज बोल रहा हूं बेटा, सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे, एज पर लॉ। उसमें आप कोई ऐसी चीज नहीं ले सकते जो लॉ में अलाउड ना हो। जैसे अब हायर परचेज अग्रीमेंट है, हम ओरल नहीं कर सकते क्योंकि लॉ में अलाउड नहीं है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। उसके विद इन रह के आप जो मर्जी करो। प्राइस के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, पैसा कितना बताओ भाई, आप हायर वेंडर और हायरर ही डिसाइड करेंगे ना कि जब हायरर को अगर ऑप्शन अवेल करनी है तो इस प्रॉपर्टी का 50,000 लूंगा, इस प्रॉपर्टी का 50,000 दूंगा। लॉ कैसे बोल सकते, वो तो उस टाइम की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से होगा, इसलिए लॉ में लिख दिया जाता है, ऐसे लिख देंगे वो, द वैल्यू डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ अवेलिंग द ऑप्शन, जो भी उस टाइम की मार्केट वैल्यू होगी वो प्राइस हो जाएगा। दैट इज द थिंग। वो प्राइस तो 5 साल बाद क्या होगा हमें भी नहीं पता ना, इसलिए ऐसे लॉ में लिखा जाता है जो भी उस टाइम की मार्केट वैल्यू होगी। हाँ, अब उस दिन की मार्केट वैल्यू जो भी होगी, अब उसमें भी फैक्ट्स है। अब 5 साल बाद मार्केट वैल्यू अगर 5 लाख की है, लेकिन उस प्रोडक्ट की मार्केट में एक्चुअली में अब डिमांड इतनी कम है, तो ऑटोमेटिकली उस पे किसका से ज्यादा हो जाएगा, हायरर का। लेकिन मार्केट में वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू तो वैसे भी ज्यादा होगा। तो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर। मार्केट कंडीशंस क्या है, आज जैसे आज की डेट में मार्केट कंडीशन में देखें, रियल एस्टेट की बैंड बजी पड़ी है। जो प्रॉपर्टी अगर 100 रुपए की थी आज से 5 साल पहले, आज वो 70 रुपए में, 60 रुपए में मिलने को तैयार है, ठीक है ना। तो ये मार्केट कंडीशन है, दैट इज द थिंग। सेम मार्केट कंडीशन प्रीवियस। कई बच्चों को लगता है सर वो प्राइस क्या देगा, सर उसमें से हायर चार्जेस माइनस, अरे भाई हम क्या करें उसको, भाई मेरा आपका तो मन है लीगल पढ़ना, अंदर की बातें हमें तो पढ़नी नहीं। अंदर पढ़ेंगे क्या, अंदर की बातें हम क्या पढ़ेंगे, अंदर की बातें हम पढ़ ही नहीं सकते, कैसे नहीं पढ़ सकते। सर हमें क्या पता वो प्राइस क्या डिसाइड करेगा, हमें क्या पता। वो मेरू के वाला अपनी कार के 7 साल बाद कितने पैसे लेना चाहेगा और वो कितने देना चाहेगा, वो आप और मैं थोड़ी ना डिसाइड कर सकते हैं। वो तो सेलर और बायर, हायरर एंड हायर वेंडर डिसाइड करेगा। समझो उन चीजों, लेकिन किस दायरे में रह के वो करेंगे वो दायरा हमें पता। ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। सो ये पॉइंट्स थे जिसके साथ हमारा जो ये थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मुझे हमेशा पता होता है कि ऐसा ही, आई होप सो आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रक्स में एक बार बता दो, हायर परचेज अग्रीमेंट क्या होता है। व्हाट इज हायर परचेज अग्रीमेंट? हायर परचेज अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट इन विच 2 things happens. First, goods are let on hire and hirer gets an option and a hirer gets an option to purchase the goods as per agreement. देखो as per agreement का मतलब क्या है, जो उसमें लिखा होगा।
और ये एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? इसका मतलब हायर वेंडर ने कुछ अनरीजनेबल लिखा होगा तो हायरर मानेगा ही नहीं। इसलिए बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट जब लिखा जाता है तो सबको पढ़ना चाहिए अच्छे से। हमारे इंडिया में क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कट कॉपी पेस्ट होते हैं। इतनी कमियां होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट में, कि किसी का कॉपी कर लिया। उस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी शी थी तो उसका शी चल रहा होगा, कॉपी कर लेते हैं। अब एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी ही हैं तो शी चलता आ रहा है। हाँ, ये जो जितने भी ये 30,000 में बैठे होते हैं ना बाहर ठप्पे लगाने वाले वकील, ठीक है ना, सब ऐसे ही करते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, धजियां उड़ा रखी है हमारे इंडिया में तो लॉ की। चलिए जो भी है, सो इसके साथ हमारे जो डिफरेंसेस के जो टॉपिक था वो कवर होता है, कम्स टू एन एंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा अभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सबसे मेन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमें सेल किसकी देखनी है? गुड्स की। तो नेक्स्ट क्लास में हम गुड्स की डेफिनेशन को कवर करेंगे, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ब्रेक। ब्रेक के बाद अकाउंट्स में मिलते हैं।